जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम, आपका बीएड एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का, जो पेपर टू है। फर्स्ट ईयर का पेपर टू जो कि है समसामयिक भारत और शिक्षा, यानी इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर टू में हम ये पढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए, पेपर टू के जो है समसामयिक भारत और शिक्षा, इसके लगभग हम 40 क्वेश्चनों का आप लोग का विश्लेषण करेंगे। तो 40 क्वेश्चनों का विश्लेषण, 40 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो इसी में से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो पेपर टू का जो है फुल तैयारी हो जाएगा, आपका फुल तैयारी हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकते, एक दो क्वेश्चन जो है वीडियो पर वीडियो आप लोग का कवर होता जाएगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इसे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का लिंक प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेक करते रहिएगा। तो आपको हर वीडियो में हर 2-3 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग का होता जाएगा, और सारे क्वेश्चन देखते हैं तो आपका टोटल तैयारी आपका हो जाएगा, फुल तैयारी हो जाएगा पेपर टू का, जो कि समसामयिक भारत और शिक्षा बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है उसको देख लेते हैं पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर प्रकाश डालें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है भारत में जो है आधुनिक शिक्षा का किस तरह से प्रसार हुआ, उस पर प्रकाश डालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, अनेक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर प्रकाश डालें। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके पश्चात जो है भारत में जो है आधुनिक शिक्षा का प्रसार किस तरह से हुआ, उस पर प्रकाश डालना है या इसका विवरण करना है। तो आइए इसको हर एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में शिक्षा का विस्तार हुआ है, कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ है, उनका क्या कार्य हुआ और किस तरह का शिक्षा नीति अपनाया गया है। आइए देखते। अभी देखिए, अभी नया शिक्षा नीति जो आया है 2020 वाला, के कस्तूररंगन वाला जो आया हुआ है, नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4। तो इस शिक्षा नीति जो है अपना सिलेबस में अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसको अभी इग्नोर करके ही चलेंगे। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी 1986 वाला, उसको ही विस्तार से जानेंगे। आपका जब आएगा क्वेश्चन तो आप उसी पे विस्तार से लिखने का प्रयास करिएगा। तो नई शिक्षा नीति अभी तक सिलेबस में नहीं डाला गया है, तो आप इसे इग्नोर करके चलिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, देश की आज़ादी के पहले ही आज़ाद देश की शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट, व्यावहारिक और सर्वथा उपयोगी खाका खींचने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में किस तरह का शिक्षा व्यवस्था लागू होगा, इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया था महात्मा गांधी ने। किन्हें? व्यावहारिक और सर्वथा उपयोगी खाका खींचने का जो कार्य किया था, महात्मा गांधी जी ने कर दिया था। देखिए, उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा कि अंग्रेजी बिल्कुल ही न पढ़ने से हमारा काम चले, ऐसा समय नहीं है। मतलब उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता है। उनका भी हमारे शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अतः जो लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं वे उस शिक्षा का सदुपयोग करें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें। मतलब उनका मानना था कि जहाँ जो है आवश्यक है वहाँ जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए। वे लोग अपने बच्चों को पहले सदाचार और अपनी भाषाएं सिखाएं, फिर जब वे वयस्क हो तब उन्हें अंग्रेजी भाषा भाषा सिखाई जाए। मतलब कि बच्चे को जो है पहले सदाचार सदाचार और अपनी भाषाएं में शिक्षा दें, जब वह वयस्क हो जाए यानी किशोरावस्था में पहुंच जाए तो उसे अंग्रेजी भाषा जो है सिखाई जाए। देखिए, अनेक विविधताओं से भरे भारत देश को इस प्रकार एक राष्ट्र की भावना में बांधने के लिए महात्मा गांधी ने भाषाई समन्वय और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के व्यवहार को पुरजोर वकालत की थी। मतलब कि एक राष्ट्र भावना को एक बंधन में बांधने के लिए जो है महात्मा गांधी जी ने भाषाई समन्वय और राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी को स्वीकारने की जो है पुरजोर वकालत की थी।
आइए आगे देखते हैं। देखिए, भारत आज़ादी में भी शिक्षा व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, सामाजिक न्याय, समता एवं समानता के अवसर जैसे शब्दों के आचरण से सिमट कर चलती रही। इस संदर्भ में तत्कालीन भारत के पहले शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहला शिक्षा मंत्री जो बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, के व्यक्तिगत प्रयासों का भी योगदान रहा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने गांधीवादी विचारों के अनुरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति को की उपस्थिति को, शिक्षा की समतापूर्ण सर्व सुलभता को और शिक्षा के जनतांत्रिकरण को बढ़ावा दिया। मतलब कि पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद, तो पहले जो है अपनी राष्ट्र भावना और जो शिक्षा जो है सभी के पास पहुंच सके वैसा शिक्षा को जो है अपनाए जाने का जो है प्रभाव किया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार आज़ाद भारत की शिक्षा व्यवस्था के दिशा निर्धारण में मौलाना आज़ाद की भूमिका अस्मरणीय रही। शिक्षा पर राजनीतिक नियंत्रण ने गांधी जी और मौलाना आज़ाद के विचारों का प्रयासों को ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने दिया। बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, आचार्य राममूर्ति आदि शिक्षाविदों के संयोजन में नेतृत्व में अनेक समितियों और आयोगों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में अनेक सुझाव दिए और सुधार भी हुए शिक्षा में। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, आज़ाद भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इन मुनीषियों के सुझाव सार्थक हुए, उपयोगी भी हुए, किंतु शिक्षा के विरुद्ध स्वरूप का शेष रख पाने की दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं ला सके। मतलब जो परिणाम होना चाहिए वह नहीं हो सका इन सब के लिए, इन सब के द्वारा। फलतः शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कर पाने और व्यक्तिगत स्वार्थों को पूर्ण कर पाने की चेष्टाओं में निहित हो गया। लिंग आधारित, अवसर आधारित और जाति आधारित, पंथ आधारित असमानताएं अलोकतांत्रिक अवधारणा के प्रतीकों के रूप में आज़ाद भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हावी रही। मतलब कि ये सब जो आपकी बातें हैं ये सब जो है शिक्षा व्यवस्था पे जो है हावी रही थी आज़ादी के बाद। बाद में जो है 90 के दशक में आए आर्थिक उदारीकरण, विनिवेश, वैश्विक व्यापारीकरण और बहुराष्ट्रीयकरण के कारण भारतीय समाज में और साथ ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आने लगा। जब 1991 में जो है भारत का व्यापार खुला, जब भारत में अनेक कंपनियां आई तो इससे जो है शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा और इसको जो है बदलाव होना शुरू हो गया वहाँ से। देखिए, 21वीं सदी को की भारतीय शिक्षा का स्वरूप इन्हीं सब बदलावों को साथ लेकर बना है। 21वीं सदी की शुरुआत ही बहुराष्ट्रीयकरण, आर्थिक उदारीकरण और इनके कारण आई सूचना संचार क्रांति के व्यापक प्रभावों को लेकर हुई। मैकाले मिन्हास के साथ बदली। आगे देखते हैं। देखिए, परंपरागत भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर बदलने का कार्य विश्वग्राम संस्कृति ने किया। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रसार में राधाकृष्णन आयोग जो 1948-49 में बना था, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो मुदालियर कमीशन के द्वारा बनाया, इसकी अध्यक्षता किया था, 1953 में बना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में बना था। कोठारी शिक्षा आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखिए। इससे पहले जो है 1986 वाला जो है ये कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा ही, ये नई शिक्षा नीति से पहले जो चल रही थी ये कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा ही था। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं नवीन शिक्षा नीति 1986 आदि के द्वारा भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय समय पर सही दिशा देने की गंभीर कोशिश की गई। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है 2020 में जो आया था, इसकी नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 है। ये डॉक्टर के कस्तूरंगन ने इसका मसौदा तैयार किया था। तो ये अभी सिलेबस में नहीं है, आने वाले टाइम में यदि ये सिलेबस में आता है तो पूरा ही इस तरह का जो है हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्वरूप इसका बदलेगा। तो अभी पुराना ही सिलेबस लेके चलते हैं, तो जो दिया हुआ है पुराना सिलेबस में उसी को लेके चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए,
1948 वैसे भी ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है इस तरह का शिक्षा का विकास हुआ है, तो आप शुरू से जो है शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ है उनको व्याख्या आप कर ही सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए 1948-49 में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। देखिए विश्वविद्यालय की जो है सुधार के लिए जो है 1948-49 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के का जो है गठन किया गया था। आयोग की सिफारिशों की बड़ी तत्परता से क्रियान्वित किया गया, मतलब जो भी आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई है बदलना है उसको तत्परता मतलब तुरंत उसका जो है वह कार्य में लग गया था। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई, मतलब उच्च शिक्षा जो है जो भी सफलता पर्याप्त विद्यार्थी थे या स्टूडेंट थे उनको जो है पंजाब, गुवाहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, कर्नाटक, गुजरात महिला विश्वविद्यालय, विश्व भारती, बिहार श्री वेंकटेश्वर, यादवपुर, वल्लभ भाई, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, विक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय आदि अनेक नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्व भारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिलिया इस्लामिया, विद्या भवन, महिला विश्व क्षेत्र के प्रशासकीय वनस्थली विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय एवं इसका प्रयोग किया जाने लगा। उच्च शिक्षा के प्राप्त जो है ये सब यूनिवर्सिटी बनाए गए और इसमें जाके जो विद्यार्थी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वह इसमें एडमिशन लिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक सुझाव दिए। देखिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन से पहली जो शिक्षा नीति थी वह थी 10+2+3। इसे ध्यान में रखिएगा, जो के कोठारी समिति वाला जो था 1986 का जो शिक्षा नीति ये था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन से शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। 1956 में केंद्रीय सरकार के एक उपकरण के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। यही आयोग विश्वविद्यालय को मान्यता भी देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 6 क्षेत्रीय कार्यालय जो थे पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में है। इस आयोग की स्थापना की नींव 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक विशेष विधेयक को सरकार के अधीन लाकर रखी थी। भारत भर के क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यों को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय भी खोले। जो शिक्षा को स्वरूप मतलब सही ढंग से चलाने के लिए जो है यूजीसी ने अपने अनेक जगहों पे जो है यूजीसी अपना कार्यालय खोला ताकि शिक्षा जो है सुचारू रूप से चले। देखिए सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा के देने के लिए उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था, इसे कोठारी कमीशन कहते हैं, क्योंकि कोठारी सिंह के अध्यक्षता में, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ध्यान में रखिएगा आप लोग ये बात को। यह आयोग भारत का एकमात्र पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग द्वारा बालकों के समान ही क्या क्या दिया था ठोस सुझाव, उसको देखते हैं। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। देखिए आयोग द्वारा जो है बालकों के समान ही बालिकाओं को भी विज्ञान एवं गणित की शिक्षा देने की अनुशंसा सामान्य पाठ्यक्रम की अनुशंसा द्वारा की गई। मतलब बालकों के समान ही जो है बालिकाओं को भी विज्ञान गणित की शिक्षा देने की अनुशंसा की गई सामान्य पाठ्यक्रम में। ठीक है, आयोग ने 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तन करने की अनुशंसा की तथा सभी बच्चे को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा देने का माध्यमिक स्तर पर, मतलब जो भी प्राइमरी कक्षा में है उसमें मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं, और माध्यमिक स्तर पर जो है स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहन करने की अनुशंसा भी की गई, ये कोठारी कमीशन के द्वारा। यही नहीं, 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भी पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर, आइए आगे देखते हैं अब, जो थी आधारित थी, जिसमें सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
जिसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 मतलब 10th पास करिए, फिर 12th होगा, उसके बाद ऑनर्स जो है 3 साल का होगा। शिक्षा पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर देने की बात भी कही गई कोठारी कमीशन में। देखिए आगे देखते हैं, और भी इसमें जो भी त्रुटियां थी उसको आगे जाके इसमें ठीक किया गया। देखिए सन 1968 में कोठारी आयोग द्वारा दी गई संतुतियों के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा करने का कार्य एक संसदीय समिति को सौंप दिया, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई, जिसके मूल तत्व निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता, कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान एवं भाषाओं का विकास करने के साथ ही माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा में गुणात्मक उन्नति करना, अंशकालीन शिक्षा एवं पत्राचार पाठ्यक्रम, साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार के साथ ही अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान आदि रखे गए इस कमीशन में। देखिए आगे देखते हैं। देखिए 24 जुलाई 1968 को इस नीति की घोषणा किए जाने के बाद के कुछ दिन बाद ही प्रांतीय सरकारों ने अगले सत्र में अपने प्रांतों में 10+2+3 की शिक्षा संरचना तो लागू कर दी, परंतु यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की मूल भावनाओं के अनुकूल नहीं थी। तत्पश्चात मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार की सत्ता आने के बाद अप्रैल 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया गया, परंतु यह शिक्षा नीति कागजों तक ही सीमित रही तथा बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य जो है प्रकाशित किया गया। केंद्रीय सरकार ने इसके सुझावों के अनुसार एक नई शिक्षा नीति तैयार की एवं 1986 में इसे पास कराया गया। इस शिक्षा नीति का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित था, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक, उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा में जो होता है इग्नू हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब इसमें जो भी दूर रह के जो है शिक्षा प्राप्त करते वो दूरस्थ शिक्षा आदि सभी पहलुओं से संबंधित सुझाव दिए गए तथा 5 वर्षों के बाद इस नीति के क्रियान्वयन एवं उसके परिणामों की समीक्षा के बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी 1992 के दस्तावेज के रूप में अस्तित्व में आया। तो 1986 में जो भी कमियां थी इसका संशोधित करके 1992 में एक नई दस्तावेज तैयार किया गया। तो आइए देखते हैं उसको नई दस्तावेज में जो है कार्य योजना किस प्रकार के था उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद मई 1986 में किया गया था तथा इसके लगभग 6 महीने बाद नवंबर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना यानी प्लान ऑफ एक्शन के दस्तावेज का प्रकाशन किया गया। तो 1986 को जो है लागू करने के लिए कार्य योजना को जो है लाया गया, इसका दस्तावेज को जो है प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति को लागू करने के मानव संसाधन मंत्रालय, देखिए शिक्षा मंत्रालय पहले जो है शिक्षा मंत्रालय को जो है मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था। 2020-21 में जो है मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ ये मत समझिएगा मानव संसाधन मंत्रालय कोई और मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय ही है। देखिए ने 23 कार्यदलों का गठन किया था, जिनमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद जो भी शिक्षा से अच्छा जानकार रखते थे उसको, विशेषज्ञ जो विषय का जो है अच्छा ज्ञान रखते हैं उसको, तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन्होंने शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों को क्रियान्वित किए जाने की विधि पर विचार करके अपनी संस्तुति जुलाई 1986 में प्रस्तुत की। इन सुझावों पर 21 जुलाई 1986 को राज्य एवं केंद्र के सक्षम शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में विचार करके आगे देखते हैं। अब देखिए एक कार्य योजना यानी POA तैयार की गई, जिसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा पुनः विचार करके अपनी स्वीकृति दे दी गई। यह अंतिम प्रारूप भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1986 में स्वीकृति किया गया, जिसके बाद में भी सभी राज्यों में लागू कर दिया गया नई शिक्षा नीति 1986 को। देखिए नई शिक्षा नीति में
प्रारंभिक शिक्षा हेतु कार्य योजना। तो नई शिक्षा नीति में जो 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी, इसमें जो है क्या प्रारंभिक शिक्षा कार्य योजना थी, उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के प्रारंभिक शिक्षा हेतु निम्न सुझाव दिए गए थे। क्या क्या दिए गए थे उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, 14 वर्षों तक के बालकों की शिक्षा के लिए पूरे देश में समान प्रवेश प्रणाली तथा समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए। मतलब पूरे देश में जो है 14 वर्षों से कम आयु के जो बच्चे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी के लिए समान प्रवेश और समान अवधि की जो है यह शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा में सुधार वांछित दिशा में तथा मूर्त रूप में होनी चाहिए। बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो दी जानी चाहिए उसमें जो है संज्ञानात्मक अधिगम मतलब नई सीखने की जो विधियां हैं उनकी वृद्धि होनी चाहिए। इस तरह का शिक्षा का स्वरूप तैयार किया गया था। चौथा है अभ्यास द्वारा बालकों को कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब अभ्यास करके जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उनका जो है समय समय पर यह अभ्यास करवाते रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। मतलब शारीरिक दंड जो दिया जाता है उसको जो है बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान उनकी सुविधा अनुसार दिया जाना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया था 1986-87 में आया था, 87 में, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्रों को खेल का सामान, नक्शे, चार्ट, चौक, श्यामपट्ट तथा डस्टर आदि प्रदान किए जाने चाहिए। अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर निरौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ये प्रारंभिक शिक्षा में ये प्रावधान किया गया था नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब जानते हैं नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु कार्य योजना किस तरह का था उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को भली प्रकार समझा गया था। अतः इसमें इस स्तर की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। तो आइए देखते हैं क्या क्या सुझाव दिया गया था माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए। देखिए, आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना। दूसरा है इस नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक ऐसा व्यवस्थित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाने की संस्तुति की गई जो छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करें। मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए जो आगे चलकर वह जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास हो सके। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी सेवा योजकों पर सहभागिता के आधार पर सौंपा गया। देखिए आगे देखें। चौथा है कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक समान आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया। मतलब 10 तक जो है एक समान जो है आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया। पाँचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। और छठा है कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके। इस तरह का माध्यमिक शिक्षा तैयार किया गया था। अब जानते हैं उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना। ठीक है, तो उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना किस तरह से बनाया गया उस तरह का। थोड़ा सा चिड़िया चहचहा रही है तो आप लोग इसे इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, तो उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना किस तरह से चलाया गया तो उसको देखते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद नई शिक्षा नीति यानी 1986 वाला जो है यह नीति में निम्नलिखित मतलब जो है प्रावधान प्रस्तुत किया गया था। तो उसको देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या प्रावधान प्रस्तुत किया गया था। देखिए, पहला है भारत में स्थित 150 विश्वविद्यालय एवं 5000 महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर इनके स्तर में सुधार किया जाए। शिक्षा में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के नवाचारों को लागू करने एवं अधिक सुविधाएं प्रदान करना, ये व्यवस्था किया गया। संबद्ध कॉलेजों के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त कॉलेजों खोले जाए। उसके बाद चौथा है भाषागत योग्यता के आधार पर पर्याप्त ध्यान देना एवं पाठ्यक्रमों में लचीलापन होना। उसके छठा पाँचवा है उच्च शिक्षा के स्तर पर एवं उनकी गुणवत्ता पर यूजीसी द्वारा निरंतर निगरानी रखना। मतलब उच्च शिक्षा के जो गुणवत्ता है उनको यूजीसी द्वारा निरंतर निगरानी रखा जाना चाहिए। छठा है कि शिक्षा की दृष्टि से ओरिएंटेशन प्रोग्राम तथा पुनः
चर्चा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना करना, ये उच्च शिक्षा में प्रावधान किया गया था। देखिए, इसके साथ ही 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरे सूचना तकनीकी, चिकित्सा, संचार और प्रबंधन के अध्ययन को व्यवस्थित करने का कार्य प्रमुख रूप से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किया। 21वीं शताब्दी के प्रमुख प्रेरक बल के रूप में ज्ञान को स्वीकार करते हुए वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगी खिलाड़ी के रूप में उभरने की भारत की क्षमता की ज्ञान संसाधनों पर निर्भरता को स्वीकार करते हुए 25 वर्ष में कम आयु के 55 करोड़ युवकों सहित भारत की मानवीय पूंजी का सामर्थ्यवान बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए 13 जून सन 2005 को श्री सेम पेचौदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो युवक है, जो पढ़ लिख के गए हैं, उनको जो है एक राष्ट्रीय ज्ञान की जो है ये आयोग का गठन किया गया ताकि वह वैश्विक स्तर पर जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं भारत में, उनको वैश्विक स्तर पर उनको एक पहचान मिले। ठीक है, देखिए, सन 2006 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिशें दी कि पुस्तकालय, अनुवाद, अंग्रेजी भाषा अध्यापन, राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र यानी नेटवर्क, शिक्षा का अधिकार, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उच्च स्तर राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान तथा ई अधिकारिता के क्षेत्रों में त्वरित विकास किया जाए, मतलब तुरंत इसका जो है विकास किया जाए। ये जो था, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में ये चीज़ का प्रबंध किया गया था। सन 2007, 2008, 2009 में क्रमशः मुक्त शैक्षिक पाठ्य विवरण प्रबंध, शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, नवाचार, स्कूल शिक्षा, उत्तम PhD, उद्यमशीलता, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना आदि प्रमुख सिफारिशें की गई। प्रधानमंत्री की सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक चिकित्सा संस्थान, एक प्रबंधन संस्थान और एक प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की दिशा में प्रयास किए गए और इनमें अपेक्षित सफलता भी मिली। देखिए, शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण की अवधारणा के विकसित होने के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी। मतलब कि नई शिक्षा नीति जो लाया गया था सेम पेचौदा के द्वारा, इसमें जो है निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंटर कॉलेज और पब्लिक स्कूलों की संख्या में जो है तेज़ी से विकास हुआ। शिक्षा के निजीकरण ने जहाँ एक और ज्ञान की सुलभता के अवसरों में वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधियों, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के अनुप्रयोगों, आगे देखते हैं, अनुप्रयोगों, कक्षाओं के स्वरूप बदलावों, सूचनाओं की असीमित उपलब्धताओं और व्यावहारिकताओं को खुलेपन से बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि आज जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानताएं आदि का विभेद उतनी ही शिद्दत के साथ दिखाई नहीं पड़ता है जितना कि देश की आज़ादी के 30-40 वर्ष बाद हुआ करता था। निष्कर्ष है, हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी की भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अनेक चुनौतियों के बावजूद सकारात्मक दिशा में असीमित संभावनाएं भी दिख रही है। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों एवं भारतीय संविधान में दिए गए शैक्षिक प्रावधानों में शिक्षा व्यवस्थित रूप में सकारात्मक दिशा की ओर जाएगी। तो देख लिया आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। एक तो बता दिए इस वीडियो में, 2 बताएंगे, जो कि है भारतीय समाज में शैक्षिक लक्ष्यों का सविस्तार वर्णन करें। तो भारतीय समाज में जो है शैक्षिक लक्ष्यों का जो विस्तार हुआ है, शिक्षण संस्थानों और जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों का जो विस्तार हुआ है, तो उस पर वर्णन करना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग का करवाएंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग का होगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।